हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु ऑप्शन ए स्थिर रहेगी, ऑप्शन बी समान वेग से चलती रहेगी, ऑप्शन सी रुक जाएगी, ऑप्शन डी दिशा बदल लेगी। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि बल क्या होती है, बल कितने प्रकार के होते हैं, संवेग क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, न्यूटन के लॉ कौन कौन से हैं। एक बार हम बेसिक देख लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बल की। बल फोर्स क्या है? जब किसी वस्तु की गति की अवस्था, वेग या दिशा को बदलने के लिए किसी बाहरी क्रिया की आवश्यकता होती है तो उस क्रिया को बल कहते हैं, ठीक है। बल से वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे कोई वस्तु गति में है, ठीक है, तो ये समान रूप से गति कर रही है। जब हम इसमें बल लगाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 न्यूटन बल लगाते हैं, तो इसके त्वरण में वेग में परिवर्तन होगा, मतलब त्वरण है इसमें, तो बल से वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कोई वस्तु यहाँ स्थिर रखा हुआ है और यहाँ हम लोग 10 न्यूटन बल लगाते हैं, ठीक है, तो ये वस्तु आगे की ओर जाएगी और इसमें त्वरण क्या रहेगा? पहले ये स्थिर था, फिर इसके गति में परिवर्तन आया 10 न्यूटन बल लगाने से। तो जो गति में परिवर्तन आती किसके कारण? त्वरण के कारण। तो बल से वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। बल धक्का या खींचना होता है। बल के प्रकार, पहला है संपर्क बल। जिन बलों के लिए वस्तु और बल लगाने वाले के बीच में संपर्क होना आवश्यक है, वैसे बल को क्या बोलते हैं? संपर्क बल। संपर्क बल के उदाहरण देख लेते हैं। घर्षण बल, स्पर्श बल, प्रत्यास्थ बल, तनाव बल, ये सब क्या है? संपर्क बल के उदाहरण है। अब दूसरा देखते हैं असंपर्क बल। जिन बलों के लिए संपर्क आवश्यक नहीं होता वैसे बल क्या होते हैं? असंपर्क बल। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल इत्यादि। अब बात करते हैं न्यूटन के नियम का। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, ठीक है। पहला नियम है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाया जाए तो वह वस्तु या तो स्थिर रहेगी या एक समान गति से चलती रहेगी। इसको और क्या बोलते हैं? इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम को और कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब तक निकाय पर परिणामी बाह्य बल ना हो तब तक पिंड स्थिरावस्था या एक समान गति की अवस्था में बने रहता है, और इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का लॉ। और जड़त्व का लॉ क्या होता है? पहले तो ये समझते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व पदार्थ का वह गुण जिसमें वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। बनाए रखता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन जड़त्व वह गुण है जो वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उस गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व। बनाए रखता हो ये जरूरी नहीं है। पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान द्वारा निर्धारित होता है। द्रव्यमान अधिक होने पर जड़त्व भी अधिक होता है। जैसे मान के चलिए ये एक पिंड है, वस्तु है, तो ये स्थिर ही रहना चाहेगी, ठीक है। यदि कोई पिंड गति कर रही है तो वह गति में ही रहना चाहेगी। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व। और जड़त्व का नियम है, वस्तुओं की अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व भी ज्यादा होगा। उदाहरण, चलती बस से अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। और उदाहरण की बात करें तो गाड़ी के अंदर बैठकर धक्का लगाने पर गाड़ी आगे नहीं जाती। जब भी हम कभी 4 व्हीलर में सफ़र करते हैं, यदि 4 व्हीलर हमारी ख़राब हो जाती है तो हम उसको धक्का देते हैं। तो हम क्या करते हैं? गाड़ी से नीचे उतरकर पीछे की ओर से आकर इसको धक्का देते हैं। यदि हम चाहे तो अंदर बैठ के भी तो धक्का दे सकते हैं गाड़ी को,
लेकिन यदि हम अंदर बैठ के गाड़ी को धक्का देंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि गति का प्रथम नियम कहता है यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाया जाए तो वह वस्तु या तो स्थिर रहेगी या समान गति से चलती रहेगी। तो बाहरी असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। तो जब हम इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो हम भी इस पिंड के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो हो गया ये आंतरिक बल हो गया, इसीलिए हमें गाड़ी से बाहर आकर फिर धक्का देना होता है। तो ये भी गति के प्रथम नियम को फॉलो करती है। दूसरा उदाहरण, पाल नाव पर लगे पंखे से पाल नाव आगे नहीं बढ़ सकती। पाल नाव पर जो पंखे लगे रहते हैं उससे नाव आगे नहीं बढ़ती। नाव को आगे बढ़ाने के लिए पानी को पीछे हटाने के लिए एक युक्ति होती है जिससे हम पानी हटाते हैं, फिर उससे नाव आगे बढ़ती है। इसके और उदाहरण हो जाएंगे, स्थिर बस या ट्रेन में खड़ा व्यक्ति उनके चलने पर पीछे की ओर गिरता है और अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाते हैं। ये भी गति के प्रथम नियम को फॉलो करता है। और लंबी कूद प्रतियोगिता में धावक दूर से दौड़कर आती है। जब हम किसी लंबी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को देखते हैं तो वो कम से कम 1 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर वो पीछे से दौड़ते हुए आके फिर जंप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पहले से जब ये दौड़ते हैं तो उसको एक गति मिल जाती है, उसको तेज गति मिल जाती है, फिर वो उस रफ्तार में आगे लंबी कूद लगाती है। तो ये जो लंबी कूद प्रतियोगिता जो धावक होते हैं दूर से पीछे से दौड़ के आते हैं, ये भी गति के प्रथम नियम को फॉलो करते हैं। और उसका उदाहरण हो जाएगा, चलती गाड़ी से बाहर कूदने पर आदमी आगे की ओर गिरता है। और इसके उदाहरण हो जाएंगे, पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने पर फल टूटकर नीचे गिरता है। जो पेड़ की डाली होती है वो किस अवस्था में है? वह स्थिर अवस्था में है। और जब इसको हम जोर से हिलाते हैं तो ये गति की अवस्था में आ जाता है और फल जो है वो विरामक अवस्था में रहता है, तो इसलिए ये टूट के गिर जाती है। तो ये भी गति के प्रथम नियम को फॉलो करती है। फिर दर्री या कालीन को जोर से हिलाने पर या ऊर्ध्व खड़े डंडे से मारने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। ये भी गति के प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को फॉलो करती हैं। अब देखते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु का त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या तो इसको और एक तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, परिणामी बाह्य बल और संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होते हैं और संवेग में परिवर्तन की दिशा बाह्य बल की दिशा की ओर होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग ही निर्धारित करता है कि एक गतिमान पिंड का दूसरे पिंड पर क्या प्रभाव होगा। इसका समीकरण है F × ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और ये त्वरण है। इसका SI इकाई जो है न्यूटन है। न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बल बराबर होता है 1 kg वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण देने वाला बल। न्यूटन का द्वितीय नियम का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम का उदाहरण हो जाएगा, कांच के सामान को थर्माकोल या गत्ते लगाकर पैक करते हैं। जब भी आप कोई कांच का सामान गिफ्ट ऑर्डर करते हो तो उसके साथ एक थर्माकोल आती है या कोई ऐसा चीज़ जो टूटने की संभावना होती है, तो उसका जो पैकिंग होता है उसमें थर्माकोल होता है। जैसे ये आपका गिफ्ट है और यहाँ से आपके थर्माकोल भरे होते हैं, तो हम थर्माकोल तो ऑर्डर नहीं करते हैं, तो वो लोग थर्माकोल क्यों देते हैं? गति के द्वितीय नियम के कारण। ये जो आपका पार्सल है, ये पार्सल पे मान लीजिए कि कोई बाह्य बल लगता है 50 न्यूटन का, ठीक है, और ये बल लगाएगा थर्माकोल पे, और थर्माकोल जो है थोड़ा सा ऐसे अंदर की ओर ऐसे मुड़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम होगा ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब समय बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा, समय के साथ बल भी कम हो जाएगा। तो बल कम हो जाएगा
तो ये जो आपका गिफ्ट है ये सेफ रहेगा। इसको कम, जितना ये थर्माकोल ना होने से जितना आघात पहुंचती उससे बहुत कम आघात पहुंचेगी इसको, इसीलिए थर्माकोल का उपयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऊंची कूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थान है, प्लस्तर किया हुआ है, यहाँ पे प्लस्तर किया हुआ है और आपको यहाँ पे कूदना है। तो आप यहाँ से आओगे और आके यहाँ पे कूदोगे, फिर एक बार कूदोगे, फिर दोबारा कभी कूद नहीं पाओगे। तो यहाँ से प्रतियोगी भाग कर आता है और यहाँ पे छलांग लगाता है और ये गद्दा थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ जाता है। जो ये थोड़ा सा गद्दा ऐसे नीचे की ओर मुड़ जाता है तो यहाँ पे टाइम बढ़ जाता है, और जब टाइम बढ़ जाता है तो बल क्या होता है, कम हो जाता है। तो जितनी चोट लगनी चाहिए, थान पे जितनी चोट लगती उतना चोट यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये भी गति के दूसरे नियम को फॉलो करता है। तीसरा उदाहरण है, मिट्टी में गिरने की अपेक्षा कठोर फर्श में गिरने पर चोट ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे यदि आप इस गद्दे को यदि हटा दिया जाए और यहाँ पे मान लीजिए ये थान है और इस थान पे आप कूदोगे तो ये थान नीचे नहीं आएगा, ये थान आप गिरोगे तो यहाँ पे समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है, यहाँ पे समय नहीं मिल पाएगा और आपको चोट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि समय नहीं मिल पाएगा तो बल भी ज़्यादा रहेगा, और समय मिलता है तो क्या होता है, बल कम हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे क्रिकेट जब देखते हैं आप, तो जब क्रिकेटर जो कैच पकड़ता है वो बॉल को कैच पकड़ के ऐसे हाथ को पीछे ले आता है। वो हाथ को पीछे इसलिए ले आता है क्योंकि सपोज कीजिए ये आपका हाथ है और ये आपका बॉल है, तो बॉल एकदम तेज से आ रही है, मान लीजिए कि 100 न्यूटन बल से आ रही है, और ये यहाँ पे गया और यहाँ यदि आया और यहाँ पे आप यदि पकड़े और हाथ को पीछे नहीं किए तो यहाँ पूरा आपको 100 न्यूटन का बल आपके हाथ पे लगेगा। और जैसे ही आप हाथ को पीछे खींचते हो, आप हाथ को जैसे ही पीछे खींचते हो तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और ये अपने बल को कम करता है और कम चोट लगती है। पांचवा उदाहरण है, गाड़ियों में शॉकर लगाए जाते हैं। जैसे गाड़ियों में ये शॉकर लगती है और जैसे चक्का, आपका गाड़ी का जो चक्का है वो गड्ढे में गिरता है तो ये शॉकर नीचे आती है, और नीचे आती है तो क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। तो टाइम जब बढ़ जाता है तो कम बल लगता है और धक्के कम लगते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं न्यूटन के थर्ड नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड नियम कहता है, जैसे ये एक पिंड है और ये कोई दूसरा पिंड है, यदि ये इस पे बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो ये भी इस पे बल लगाएगा 10 न्यूटन का, ठीक है, और किधर लगाएगा, विपरीत दिशा में लगाएगा, और बराबर व विपरीत दिशा में लगाएगा। तो यदि ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी कितना लगाएगा, 10 न्यूटन लगाएगा, ठीक है। तो ये नियम जो है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। आप लोगों में से किसी ने कभी ट्रैक्टर या बस या किसी से कभी टकराया है? शायद नहीं टकराया हो। तो आज आप क्या कीजिएगा, रास्ते में जब चलिएगा तो एक ट्रक के सामने आपको आनी है, डरने की कोई बात नहीं है। ये एक ट्रैक्टर है, ठीक है, ये एक ट्रैक्टर है और आपको इसके सामने आना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप यहाँ पे कितना 100 न्यूटन लगाओगे, ट्रैक्टर भी कितना लगाएगा, 100 न्यूटन। ये आप 100 न्यूटन लगाए, ट्रैक्टर 100 न्यूटन लगाया, परिणामी बल 0, ना ट्रैक्टर को कोई नुकसान ना आपको कोई नुकसान, ठीक है। जैसे आप लोगों में से बाइक तो बहुत लोग चलाते होंगे, तो बाइक में क्या होता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, तो ब्रेक लगाने में बल लगती है, तो अब से आपको ब्रेक नहीं लगानी है। एक ये न्यूटन का थर्ड नियम लगाना है, ठीक है। क्या करना है, जब आप बाइक को घर पे लेके जाते हो तो आप ब्रेक लगाते हो रोकने के लिए, आपको ब्रेक नहीं लगानी है। घर में आपकी दीवार होगा, उस दीवार पे जाके सीधा ठोकना है। आपका बाइक लगा के कितना, 100 न्यूटन, और दीवार उसके विपरीत कितना लगाएगी, 100 न्यूटन, परिणामी बल 0, ना आपको कोई नुकसान और ना ही आपके दीवार को कोई नुकसान, ठीक है। ये भी छोड़िए, जब आप बाइक लेके जाते हैं और सामने ट्रैफिक होता है, रेड लाइट होता है,
तब आपको क्या करना होता है, गाड़ी रोकना होता है। अब यहाँ तो आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो चालान कट जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, ब्रेक नहीं लगानी, यहाँ भी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी से ब्रेक आज घर पे ना गाड़ी से ब्रेक खोल के फेंक देना आज के बाद, क्योंकि यहाँ भी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई रेड लाइट में वहाँ पे और भी गाड़ी होंगी, आपको क्या करना है, उस गाड़ी में सीधा जाके टक्कर मार देनी है। जिसका गाड़ी रहेगा वो आके आपको थोड़ा सा एक थप्पड़ लगाएगा। आपको उसको बोलना है कि अरे भाई गुस्सा मत हो, नाराज़ मत हो। उसको न्यूटन का थर्ड नियम समझाना है कि देख, मैंने तेरे बाइक पे कितना 100 न्यूटन लगाया और तेरी बाइक ने मेरे बाइक पे कितना लगाया, 100 न्यूटन। न तेरा कोई नुकसान न मेरा कोई नुकसान, तो तू भी गुस्सा मत हो और मेरे को तो कोई आपत्ति है ही नहीं, ठीक है। फिर वो गुस्से में जब, अब फिजिक्स हर किसी को कहाँ समझ में आती है, तो फिर जब वो आपको गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दे तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुश होना है, क्योंकि आपके फेस पे उसने कितना लगाया, 200 न्यूटन, और आपके फेस ने उस पर कितना लगाया, 200 न्यूटन। एकदम खुश हो जाना है भाई, एकदम खुश, ठीक है। और उसको ये बोलना है कि भाई तेरा दिल ना भरा हो तो एक थप्पड़ इधर भी तो जड़ सकता है, 2-4 और जड़ दे, क्योंकि वो आपको 200 लगाएगा तो आप भी तो उस पर 200 लगा रहे हो ना, तो दिक्कत तो है ही नहीं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वो भी बराबर और विपरीत दिशा में। आप यदि आपके फेस पे उसने लगाया तो आपके फेस ने भी तो उसको लगाया 200 न्यूटन, है कि नहीं। तो और हाँ, जब आप ट्रक के सामने आए तो आप बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूटन के पास पहुंच जाओगे। तो आप कम से कम न्यूटन से जाके पूछ तो सकते हो कि भाई आपका थर्ड लॉ लगाया था, मैं आपके पास कैसे पहुंच गया, जाके पूछ तो सकते हो। तो इसमें डरने की तो कोई बात है ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इस नियम को 8-10 लोग तो फॉलो करेंगे। तो कल मैं कमेंट में उनका वेट करूँगी, ठीक है। और नहीं तो फिर न्यूटन तो उधर वेट करेंगे ही, या तो मैं कमेंट में वेट करूँगी या तो न्यूटन उधर वेट करेंगे। और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी को भी न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत पसंद था और बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते थे। तभी तो वो कहते थे कि यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी को बराबर पता था कि यदि मेरे फेस पे किसी ने 200 न्यूटन लगाया तो मैं भी तो उस पर 200 न्यूटन लगा रहा हूँ। तो ये महात्मा गांधी जी को भी पता था और अब हमें भी पता हो गया है। तो चलिए इस नियम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे ये एक टेबल है और ये एक टेबल है, ये मेरे घर का टेबल है और ये आपके घर का टेबल है, और यहाँ पे इस टेबल पे रखा हुआ है एक पेन और आपके घर के इस टेबल पे रखा हुआ है एक पेन, ठीक है। इसको मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, इस पे मैं 10 न्यूटन का बल लगा रही हूँ, लेकिन ये पेन मेरे से उठ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप इस पे 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, इसीलिए ये पेन नहीं उठ रहा है। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये जो पिंड है इस पे जो मैं 10 न्यूटन का बल लगा रही हूँ ये इस निकाय के लिए है, और आप जो ये 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो ये इस निकाय के लिए है। तो परिणामी बल तभी होता है, एक निकाय के लिए होता है। अलग अलग पिंडों के लिए या अलग अलग निकायों के लिए परिणामी बल एक कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे जब आप ट्रैक्टर से टकरा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जब आप ट्रैक्टर से टकरा रहे थे तो ट्रैक्टर को आप कितना बल दे रहे थे? 5000 न्यूटन, ठीक है, 5000 न्यूटन, और ट्रैक्टर आप पे कितना लगा रहा था? 5000 न्यूटन। तो भाई परिणामी बल इसका शून्य कैसे हो सकता है? ये अलग निकाय है और ये अलग निकाय है। तो ये जो 5000 बल है जो ट्रैक्टर आप पे लगा रहा है वो बल 5000 आप पे लग रहा है, और जो आप 5000 बल लगा रहे हो 5000 न्यूटन बल वो ट्रैक्टर पे लग रहा है। तो दोनों निकायों का बल, परिणामी बल शून्य नहीं होगा। दोनों निकायों का अलग अलग बल और अलग अलग प्रभाव होगा। तो इससे आप सीधा उठ जाओगे, नहीं उठ जाओगे, ठीक है। तो ट्रैक्टर का जो 500 न्यूटन का बल है इससे आप सीधा कहाँ? ऊपर की ओर
उठ जाओगे, ठीक है। और ट्रैक्टर पे आपका जो 5000 न्यूटन बल है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब दो अलग अलग निकाय हैं तो अलग अलग निकायों का परिणामी बल कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये तो ठीक है, लेकिन एक लाइन आपको यहाँ पे ये और समझना पड़ेगा कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान परिणाम के तो होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग पिंडों पे लगते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान परिणाम के होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं, किंतु ये दोनों अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। इसका समीकरण है F1 बराबर F2, और ये जो माइनस है ये माइनस दिशा दिखा रही है। ये माइनस जो है, माइनस का मतलब है विपरीत दिशा में। उदाहरण की यदि बात करें तो बंदूक चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। जब आप बंदूक चलाओगे तो बंदूक से जब गोली निकलेगी तो आपको पीछे की ओर धक्का लगेगा। फिर नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर जाती है। फिर रॉकेट की गति भी न्यूटन के तृतीय नियम में आ जाएगा, और नाव से उतरने पर नाव के पीछे की ओर जाना, ये भी तीसरे नियम में आ जाएगा। और चलना, जब हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चल रहे हैं तो हम जमीन में बल लगा रहे हैं, और जमीन जब हमारा संपर्क छूटता है तो जमीन हम पे बल लगाती है और पैर ऊपर उठता है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो चलना, दौड़ना, तैरना, ये सारे जो हैं गति के थर्ड नियम का उदाहरण है। अब देखते हैं संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उसके संवेग कहलाता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। उसका समीकरण है P बराबर m इंटू v। P जो है संवेग है, m द्रव्यमान है, v वेग है, और इसका SI मात्रक जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बल और संवेग का संबंध है F बराबर डेल P बटा डेल T। यह है बल और संवेग का संबंध। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो उस प्रणाली का कुल संवेग स्थिर रहता है। उदाहरण, दो गेंदों के टकराने पर कुल संवेग पहले और बाद में समान रहता है। अगला है घर्षण बल। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल के प्रकार: स्थितिक घर्षण, गतिज घर्षण, तीसरा रोलिंग घर्षण। और घर्षण के प्रभाव: चलना, ब्रेक लगाना, वस्तु को पकड़ना, ऊर्जा की हानि, मशीनों में गर्मी, ये सब किसके कारण होते हैं, घर्षण के कारण होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि कोई टॉपिक, यदि कोई पॉइंट छूट गया है तो इसको हम लोग क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु ऑप्शन ए स्थिर रहेगी, ऑप्शन बी समान वेग से चलती रहेगी, ऑप्शन सी रुक जाएगी, ऑप्शन डी दिशा बदलेगी। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगे तो वह अपनी अवस्था स्थिर में है तो स्थिर में, और गति में है तो गति में रहेगी। तो यहाँ पे प्रश्न में नहीं बताया है कि वह स्थिर है या गति में है। तो ऑप्शन ए स्थिर भी रह सकती है, ऑप्शन बी समान वेग से, यदि गति में है तो समान वेग से चलती रहेगी, और यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी इसका सही हो सकता है, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं बताया गया है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या गति अवस्था में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। न्यूटन का दूसरा नियम किस भौतिक राशि को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी जड़त्व,
ऑप्शन डी त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर m a। तो ये बल के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर है तो ऑप्शन ए उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ऑप्शन बी उस पर बल लग रहा है, ऑप्शन सी वह स्थिर है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। संवेग तभी स्थिर रहता है जब उस पर कुल बल 0 हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया गया, उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसका वेट कितना है? 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, और इस पे कितना 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m a। F यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 20 न्यूटन। F बराबर 20 न्यूटन। m यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 10 kg। और त्वरण हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस a को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। F बटे ये जो m है ए के साथ गुणे में है, यहाँ आ जाएगा, तो बटे में F बटे m बराबर यहाँ क्या आ गया? ए। तो त्वरण बराबर हो जाएगा, इस समीकरण में हम लोग मान रखेंगे। तो F बराबर कितना है? 20 न्यूटन। तो 20 और m कितना है? 10 kg बटे 10। तो ये 0 0 गया। तो 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ऑप्शन ए बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यह तो होता है द्वितीय नियम के अनुसार। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन सी बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती है, ऑप्शन डी बल दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अलग अलग पिंडों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बॉल जब दीवार से टकराकर वापस आती है तो यह किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए पहला नियम, ऑप्शन बी दूसरा नियम, ऑप्शन सी तीसरा नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा नियम। बॉल जो है दीवार पर बल लगाती है और दीवार उसी के बराबर बल विपरीत दिशा में लगाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है और वह 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, बल कितना होगा? तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर m a। F ज्ञात करना है। F बराबर m दिया हुआ है 2 kg और त्वरण दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F आ जाएगा 6 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक 50 न्यूटन बल 10 kg वस्तु पर लगाया गया, त्वरण कितना होगा? ये एक वस्तु है, इसका वेट कितना है? 10 kg, और इस पे कितना बल लगाया जा रहा है? 50 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे F हो गया 50 न्यूटन और M हो गया 10 kg, और फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m a। तो ये m को इधर ले आएंगे, F बटा m, और इधर हो गया क्या? त्वरण। त्वरण क्या करना है? ज्ञात करना है। तो F 50, एक मिनट, F हो गया 50 बटा m हो गया कितना? 10 बराबर इधर क्या है? त्वरण। तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा
त्वरण। तो आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन ए बाहरी बल के कारण, ऑप्शन बी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन सी जड़त्व के कारण, ऑप्शन डी त्वरण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व के कारण। जब हम बस में बैठे हैं और बस कैसे गति में है और बस में बैठे हम भी कैसे, हम भी गति अवस्था में आ गए। ठीक है, तो जड़त्व क्या कहता है कि जब कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वो विरामा में रहना चाहती है, और यदि वो गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में बने रहना चाहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1 न्यूटन का अर्थ है। ऑप्शन ए 1 kg द्रव्यमान 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। ऑप्शन बी 1 kg का द्रव्यमान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण प्राप्त करता है। ऑप्शन सी 1 kg का द्रव्यमान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से चलता है। ऑप्शन डी 1 kg का द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 kg का द्रव्यमान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संवेग का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी है और न्यूटन सेकेंड भी है संवेग का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा हो तो उसका संवेग ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी अनिश्चित होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक 4 kg वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देने के लिए कितना बल चाहिए। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं F बराबर एम ए। F ज्ञात करना है, M दिया हुआ है कितना 4 kg और त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 8, F बराबर 8 न्यूटन बल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक क्रिकेट गेंद जब बल्ले से टकराती है तो ऑप्शन ए केवल बल्ला बल लगाता है, ऑप्शन बी केवल गेंद बल लगाती है, ऑप्शन सी दोनों पर समान और विपरीत बल लगता है, ऑप्शन डी दोनों पर कोई बल नहीं लगता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों पर समान और विपरीत बल लगता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी वस्तु का संवेग 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा हम लोग फॉर्मूला रख सकते हैं क्या, P बराबर m इंटू भी। ये संवेग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, संवेग यहाँ पे P दिया हुआ है 40 किलोग्राम, m यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोग्राम और v यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये 40 किलोग्राम और यहाँ पे 10 गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में, और यहाँ पे आ जाएगा v वेग। तो v बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, ऑप्शन सी न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है, ऑप्शन डी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
जब एक व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्यों जाती है? ऑप्शन ए जल प्रतिरोध के कारण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जड़त्व द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी ऊंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग 3 गुना किया जाए तो संवेग में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 5 गुना, ऑप्शन डी 6 गुना। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू v। m को यदि 2 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और वेग 3 गुना कर दिया जाए तो संवेग कितना गुना हो जाएगा? 3 दूना 6 गुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 गुना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी क्रिया का संवेग किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए बल की दिशा में, ऑप्शन बी बल के विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी लंबवत दिशा में, ऑप्शन डी कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल की दिशा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है क्योंकि बंदूक भारी है, ऑप्शन बी गोली हल्का है, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के कारण, ऑप्शन डी घर्षण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के कारण। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संवेग संरक्षण का नियम किस नियम से व्युत्पन्न किया गया है? ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। घर्षण बल की दिशा होती है ऑप्शन ए गति की दिशा में, ऑप्शन बी गति की विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी लंबवत, ऑप्शन डी कोई निश्चित दिशा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गति के विपरीत दिशा में। घर्षण क्या करती है? घर्षण बल रोकती है, विरोध करती है, तो ये गति के विपरीत दिशा में लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किसी वस्तु को स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी स्थैतिक बल, ऑप्शन डी संतुलित बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संतुलित बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गतिशील वस्तु को रोकने के लिए किस प्रकार का बल चाहिए? ऑप्शन ए समान दिशा में, ऑप्शन बी विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी लंबवत दिशा में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किसी बल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए बल के परिमाण, ऑप्शन बी बल की दिशा पर, ऑप्शन सी बल के लगने के बिंदु पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दो समान बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो ऑप्शन ए वे जुड़ जाते हैं, ऑप्शन बी वे घट जाते हैं, ऑप्शन सी कुल बल शून्य होता है, ऑप्शन डी बल बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल बल शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यदि बल और त्वरण की दिशा विपरीत हो तो वस्तु ऑप्शन ए तेज होगी, ऑप्शन बी धीमी होगी,
ऑप्शन सी स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी दिशा बदल देगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। न्यूटन के गति के नियमों को सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने सिद्ध किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। घर्षण बल का कारण क्या है? ऑप्शन ए सतह की असमानता, ऑप्शन बी सतह की चिकनाई, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतह की असमानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जब कोई वस्तु फिसलना प्रारंभ करती है तो कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन बी गतिज घर्षण, ऑप्शन सी रोलिंग घर्षण, ऑप्शन डी सामान्य बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज घर्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पहियों के प्रयोग से घर्षण बल ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यदि वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो ऑप्शन ए वस्तु की गति बदलती है, ऑप्शन बी वस्तु की स्थिति बदलती है, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संवेग संरक्षण का नियम केवल तब लागू होता है जब ऑप्शन ए बाहरी बल उपस्थित हो, ऑप्शन बी कोई बाहरी बल ना हो, ऑप्शन सी वस्तु स्थिर हो, ऑप्शन डी वस्तु पर बल कार्य ना करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई बाहरी बल ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो ऑप्शन ए वह त्वरण से चलेगी, ऑप्शन बी वह स्थिर या समान वेग से चलेगी, ऑप्शन सी वह रुक जाएगी, ऑप्शन डी दिशा बदल देगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह स्थिर या समान वेग से चलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा बल युग्म न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पृथ्वी और मनुष्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी बंदूक और गोली, ऑप्शन सी हवा और पंखा, ऑप्शन डी बल्ब और विद्युत धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल और विद्युत धारा जो है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु पर 15 न्यूटन बल 3 सेकंड तक लगाया गया और वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, प्राप्त त्वरण कितना होगा? तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं F बराबर ma, न्यूटन का द्वितीय नियम। यहाँ पे F दिया हुआ है 15 न्यूटन और m दिया हुआ है 5 केजी और त्वरण ज्ञात करना है। तो इधर ये 15 है, ये 5 इधर बटे में आ जाएगा और इधर है 1, तो बचेगा 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा आपका 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है और उस पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है तो बल कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम लगा सकते हैं, F बराबर ma। F हम लोग को ज्ञात करना है, m दिया हुआ है 10 केजी और त्वरण दिया हुआ है a
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F ज्ञात करना है तो F बराबर हो जाएगा 10 इंटू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5। तो F बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए F बराबर m बाई वी, ऑप्शन बी F बराबर m इंटू वी, ऑप्शन सी F बराबर ma, ऑप्शन डी F बराबर a बटा m। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F बराबर ma। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जब कोई व्यक्ति चलती बस से अचानक कूदता है तो वह पीछे की ओर क्यों गिरता है? ऑप्शन ए बस आगे जा रही है, ऑप्शन बी हवा के कारण, ऑप्शन सी शरीर का जड़त्व, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 98 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए 9.8 kg, ऑप्शन बी 10 kg, ऑप्शन सी 100 kg, ऑप्शन डी 980 kg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 kg। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 98 न्यूटन है। तो पहले तो ये समझते कि भार क्या होता है, भार और द्रव्यमान क्या होता है। भार यानी वेट और द्रव्यमान यानी मास। तो द्रव्यमान में क्या होता है, गुरुत्व त्वरण शामिल होता है और वेट में गुरुत्व त्वरण नहीं होता। तो भार और द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध हो गया, वेट बराबर मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे वेट कितना है 98 न्यूटन और यहाँ पे मास ज्ञात करना है और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है 9.8 और यहाँ पे मास पूछा है। ठीक है, तो ये इंटू में है, इधर जब आ जाएगा ये बटे में 9.8 तो यहाँ आ जाएगा 10 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 किलोग्राम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। यदि किसी वस्तु पर बल ना लगाया जाए तो वह ऑप्शन ए त्वरण प्राप्त करेगी, ऑप्शन बी स्थिर रहेगी या समान वेग से चलेगी, ऑप्शन सी दिशा बदल लेगी, ऑप्शन डी रुक जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिर रहेगी या समान वेग से चलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 5 kg वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देने के लिए कितना बल चाहिए? तो यहाँ पे भी हम न्यूटन का दूसरा नियम लगा सकते हैं, F बराबर ma। तो यहाँ पे m दिया हुआ है कितना 5 kg और त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और F जो है ज्ञात करना है। तो F बराबर हो गया 5 इंटू 2। तो F बराबर हो गया कितना 10 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 न्यूटन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया ऑप्शन ए समान दिशा में लगती है, ऑप्शन बी विपरीत दिशा में लगती है, ऑप्शन सी एक ही वस्तु पर लगती है, ऑप्शन डी अलग अलग समय पर लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विपरीत दिशा में लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बंदूक की रिकॉयल गति किसके कारण होती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी वस्तु पर बल कार्य नहीं कर रहा तो ऑप्शन ए उसका संवेग बदल जाएगा,
ऑप्शन बी उसका संवेग स्थिर रहेगा, ऑप्शन सी वह त्वरण पाएगी, ऑप्शन डी दिशा बदल जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका संवेग स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बल का आयामी सूत्र क्या है, यानी विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन ए m1 l1 t-2, ऑप्शन बी m1 l0 t-2, ऑप्शन सी m1 l1 t-1, ऑप्शन डी m1 l2 t-2। तो बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m a, और m मतलब m1 हो गया, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? l1 t-2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए m1 l1 t-2। जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे और यहाँ पे मास का विमा रखेंगे और त्वरण का विमा रखेंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा m1 l1 t-2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी केवल वेग पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर, ऑप्शन डी दूरी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दो बल 10 न्यूटन और 6 न्यूटन एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल कितना होगा? ऑप्शन ए 4 न्यूटन, ऑप्शन बी 6 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन डी 16 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। दो बल विपरीत दिशा में कार्य करें 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो परिणामी बल होगा। ऑप्शन ए 4 न्यूटन, ऑप्शन बी 16 न्यूटन, ऑप्शन सी 6 न्यूटन, ऑप्शन डी 10 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। जब कार तेजी से चलती है तो पीछे की सीट पर रखा बैग पीछे क्यों गिरता है? ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी हवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। किसी वस्तु को दोगुना बल और समान द्रव्यमान दिया जाए तो त्वरण ऑप्शन ए आधा होगा, ऑप्शन बी समान रहेगा, ऑप्शन सी दोगुना होगा, ऑप्शन डी चौगुना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोगुना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। किसी वस्तु का द्रव्यमान घटे और बल समान रहे तो ऑप्शन ए त्वरण बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा त्वरण, ऑप्शन सी त्वरण समान रहेगा, ऑप्शन डी त्वरण समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वह किस बल के कारण रुककर नीचे आती है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी गुरुत्व बल, ऑप्शन सी जड़त्व बल, ऑप्शन डी अभिकेंद्र बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्व बल के कारण। यदि थोड़ा सा दिमाग और लगाए तो ये भी हो सकता है कि जो हम नीचे से जिस पिंड को हम ऊपर फेंके हैं वहाँ पे कोई पकड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वो नीचे आ गया, जोक सपाट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, गुरुत्व बल के कारण आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसको आप कमेंट में इसका आप जवाब दीजिएगा। आज की क्लास को मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये इन क्लासों में से आज के क्लास में से कम एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। बस वहाँ पे जो मान है, जैसे गणना वाले सवाल में मान को चेंज कर देगा, लेकिन उनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को स्किप मत करना, ये क्लास इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।